चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है आपका। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एंड इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो पार्ट है इकोनॉमिक का जहां पे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि बताता है हमें बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एंड इकोनॉमी। जो कि इकोनॉमी में सारी चीजें हो रही हैं उसके बारे में एग्रीगेट बताता है। जैसे कि इसमें से कुछ हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? रोजगार, बेरोजगार स्थिति। ये एक्चुअली कहा जा सकता है ये सारे आपके एक टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। जो भी आपके टॉपिक्स है, जैसे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है, जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सामान्य कीमत दर। फिर है थ्योरी ऑफ मनी, मनी होती क्या है, कैसे उसकी क्या एवोल्यूशन था, क्या मनी कैसे डेवलप हुई, पहले कौन सी मनी चला करती थी, इस प्रकार से। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब विश्व व्यापार या अपने देश से बाहर का व्यापार। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब किसी आर्थिक कंट्री की ग्रोथ, मतलब उसका विकास कैसे डिपेंड करता है। यानी इन सब चीजों से बनके हमारा मैक्रो की बुक ही बनी हुई है। चलिए अब पढ़ते हैं मैक्रो एंड माइक्रो कैसे इंटरडिपेंड है एक दूसरे पे। हमें मालूम है कि अगर छोटे देखा जाए, छोटा होता है माइक्रो और मैक्रो होता है उससे बड़ा। अब कैसे, क्या छोटा क्या बड़ा, इसका मतलब एक हम बिहेवियर पढ़ते हैं किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में। अगर उसका इंटरफेरेंस देखते हैं कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, यानी वो कितने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से उसको चला पा रहा है, तो उसी में देखते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो। और मैक्रो बोलते हैं कि समस्त इस कंट्री में, किसी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं वो लोग कैसे अपनी जिंदगी को चला सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। हमें माइक्रो, अगर माइक्रो छोटे छोटे को ऐड करके माइक्रो डिपेंड देखा जाए मैक्रो पे। मैक्रो लेवल पे क्या करते हैं, हम सारा डेटा इकट्ठा करते, कलेक्ट करते हैं, उससे क्या जज करते हैं कि हमें मैक्रो स्तर पे क्या कमी है, ठीक है। उसका जो भी कमी को सुधार करने के लिए माइक्रो पे चेंजेस लाते हैं, उसके लिए रूल्स बनाते हैं, उसके लिए सब्सिडी देते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं। माइक्रो, जो भी माइक्रो चेंजेस आएगा उससे जो भी इनकम जनरेट होगी, माइक्रो में अगर डेवलपमेंट होगा तो वही माइक्रो लोग क्या करते हैं, पैसे कमा के फिर वो मैक्रो बन जाता है। आप देख सकते हैं किसी भी चीज के एग्जांपल लें कि माइक्रो मैक्रो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो का ही छोटा पार्ट होता है, जिसमें एक पर इंडिविजुअल पर्सन की हम बात करते हैं। और मैक्रो में क्या है, उन्हीं इंडिविजुअल पर्सन को हम कलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, उन सबसे जो बना हुआ डेटा होता है उसको हम मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं। चलिए, फिर एक दो थ्योरी दी गई थी इसी बुक के हिसाब से, जो कि पहला है क्लासिकल थ्योरी स्कूल, ये स्कूल भी बोल देते हैं, क्लासिकल स्कूल के नाम से भी लिया जाता है, और काइनेशियल स्कूल। इन्होंने दो बातें कही थी आपने आपस में। ये बात थी कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऑलवेज कोई इकोनॉमी होती है वो हमेशा एक उसमें रहती है, एम्प्लॉयमेंट में रहती है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बैलेंस रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। उसका मतलब है कि ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एडी इक्वल होता है एएस के। अच्छा, एडी क्या होती है और एएस क्या होती है? एडी आपकी होती है एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग, समस्त जितनी भी इस कंट्री में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी जो भी है, उसकी तरह कितनी ये मांग की जाती है। अब ये सप्लाई, जब उस इकोनॉमी की बात करते हैं तो अगर ये डिमांड, जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि ये जो हमारी क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई भी जो इकोनॉमी होती है वो ऑलवेज रहती है एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उसका ऑलवेज बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहती है। बट जो काइनेशियल थ्योरी थी उसमें बताया गया था तीन तरह की कंडीशन होती है। क्या होती है तीन तरह की कंडीशन? एक होता है एडी ग्रेटर देन एएस। एडी ग्रेटर देन एएस, इट मींस फुल ओवर, यदि देखिए डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज्यादा कैसे होगी? जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। इसका मतलब आपको जो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है उससे भी कहीं ज्यादा आपसे मांगी जा रही है, यानी मांग की जा रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में तो क्या होता था कि हम देखते थे जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड थी।
बट अब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। ये सिचुएशन क्या कहलाती है हमारी? फुल ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब आता है एडी इक्वल एएस, यानी जो आप तो इसमें पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने कंडीशन थ्योरी बताया गया है कि 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। एक फुल ओवर एम्प्लॉयमेंट, यानी जहां पे एडी ज्यादा होता है। एक एडी ग्रेटर देन एएस होता है, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। और एडी लेस देन एएस, इसका मतलब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या है, आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, यानी एग्रीगेट सप्लाई कम ज्यादा होगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो ये कंडीशन इसमें बताया गया था और इन्होंने ये कहा था। अब इन्होंने कहा था कि इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अपनी डिमांड खुद ब खुद ढूंढ लेती, सर्च कर लेती। तो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता, गवर्नमेंट चाहे भी उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। बट जो काइनेशन थ्योरी थी उसमें बताया गया कि गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेरेंस कर सकती है और उससे इसको तीनों कंडीशन से इस कंडीशन में लेके आ सकती है। यानी आपको फुल ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से इक्विलिब्रियम यानी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन लेके आ सकती है। अगर अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट में भी लेके आ सकती है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है जिससे ये सब चीजें चेंज हो सकती है। तो दूसरा वही पॉइंट है आपको, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस, और इसमें गवर्नमेंट डज इंटरफेरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, क्लासिकल थ्योरी में इस पे बिलीव किया गया 1930 तक। आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है तो इसलिए इसको एक अलग सा पॉइंट दे सकते हैं कि इसको बिलीव किया गया टिल 1930। अब इसके बाद आफ्टर 1930 के बाद जब फ्री इकोनॉमी फेल हो गई, फ्री इकोनॉमी यानी आपकी जो सप्लाई थी वो डिमांड नहीं की जा रही, या बहुत ज्यादा डिमांड है तो सप्लाई बहुत कम है, तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी थी वो उस समय फेल हुई दिखी। तब आपको इस पे गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया और फिर इस तरीके से इस पे फिर आफ्टर 2930 के बाद उसमें वर्क देखना, इसको लोग देखने लगे, समझने लगे। ये आपकी काइनेशन के द्वारा बताया गया था। सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि डिमांड के कारण, एग्रीगेट डिमांड के कारण सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आना। जो भी सप्लाई होगी वो अपनी डिमांड खुद ब खुद ढूंढ लेगी, उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी, वो बताया था क्लासिकल थ्योरी द्वारा। इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इनइलास्टिक और इलास्टिक होते क्या है? इलास्टिक और इनइलास्टिक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इलास्टिक का मतलब, अगर हम किसी एक ऐसे खींचने वाली, जैसे एक रबड़ बैंड होता है, रबड़ मतलब कि जो खींचती, इसका मतलब कि डिमांड में चेंज होने के कारण सप्लाई में कितना खिंचाव आ सकता है, ठीक है, तो इलास्टिक हो गई। और इनइलास्टिक का मतलब है अगर हम इसको खींचे तो ये नहीं खींचेगा, इसका मतलब इट मींस एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने के कारण जो भी आपकी सप्लाई होगी वो चेंज ना हो, तो वो इनइलास्टिक कहलाएगी। अब जैसे आपको देख सकते हैं कि इनइलास्टिक बॉडी, इसका मतलब कि डिमांड में चेंज होने के कारण सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता, तो वो चीज कहलाती है सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक, जो किसकी तरह कही गई थी? क्लासिकल थ्योरी में। अब यही चीज है आपका काइनेशन स्कूल थ्योरी में, जिसमें बताया सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड में चेंज होने के कारण सप्लाई में चेंज आ सकता है। चलिए, अब ये इसके द्वारा माना जाता है कि ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। मार्शल है और बहुत सारे इसके लिए, जैसे कि नाम दे रखा है, मार्शल है, जेम्स मिल है और पिगू है, इन सब के द्वारा क्लासिकल थ्योरी, और ये लॉर्ड काइनेस के द्वारा बताया गया था कि ये इस प्रकार की कंडीशन होती। अच्छा, ये इस 1930 के पहले की बात थी, ये 1930 के आफ्टर की बात है। ये ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि 1930 पहले हमारे यहाँ पे डिप्रेशन नहीं था, पूरे होल वर्ल्ड में डिप्रेशन कब आया? 1930 के बाद में आया, जब सारी इकोनॉमी, सारी आर्थिक स्थितियां सभी कंट्रियों की बहुत नाजुक थी, बहुत कमजोर थी। उस समय क्या हुआ कि 1930 से पहले ये जो सप्लाई थी वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता सप्लाई में, क्योंकि लोग डिमांड उतना करते थे, सप्लाई भी करने वाले लोकल के लोग थे। 1930 में फिर बहुत सारा ट्रेड बढ़ा, साथ में लोग एक दूसरे देशों से बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। इसके बाद जो है उनकी अपने ही कंट्रियों में सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता था। इसलिए इन्होंने काइनेशन थ्योरी जो 1930 के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गई, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां डिप्रेशन चली गई थी, लॉस की स्थिति से गुजर रही थी। इसलिए आपका इस प्रकार से चैप्टर था। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी चीजें समझ में इसमें क्लियर ना हो तो उसको हम थोड़ा सा आपको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।